प्रस्तुत है पद्मश्री से विभूषित भूरीबाई के चित्रकर्म पर केंद्रित रूपक स्मृतियों का सपनीला संसार। लेखक डॉक्टर महेश परिमल, प्रस्तुतकर्ता राकेश ढोंडियाल। झाबुआ जिले की एक अल्हड़ सी भीली लड़की जब भी कुछ देखती सुनती तो अपने ज़हन में उसका चित्र बनाकर उनमें अपने रंग भरती और उन्हें अपनी स्मृतियों में सहेज कर रख लेती। एक दिन उसने अपनी स्मृतियों को कागज और कैनवास पर उतारना शुरू किया। यह ऐसा था जैसे रंगों और रेखाओं में एक स्वप्न लोक उतर आया हो, ऐसा स्वप्न लोक जो यथार्थ के बेहद करीब था। इस चित्रकार को दुनिया आज भूरीबाई के नाम से जानती है, जिन्हें अपनी कला के लिए पद्मश्री से विभूषित किया गया है। भूरीबाई एक प्रस्थान है ऐसी चित्रकला का जो आनुष्ठानिकता और परंपरा के बाहर थी, लेकिन एक परंपरा उसके भीतर रक्त में बह रही है, उसकी स्मृति। मैं सोचता हूँ कि भूरीबाई ने उन रंगों में अपनी धरती और अपना आकाश मिलाने की कोशिश की है, इसलिए उनके चित्रों में और उनकी आकृतियों में हमको एक आकर्षण लगता है। भूरीबाई को पद्मश्री मिलना, भूरीबाई और भूरीबाई जैसी तमाम स्त्रियां जो हमारे लोक अंचलों से आती हैं, देखिए वो एक क्रांति लाता है। हमारे देश के जो सबसे साधारण लोग हैं, उनकी असाधारण प्रतिभा पे अपना भरोसा कभी मत खोइए, केवल अवसर की बात है। भूरीबाई का जन्म झाबुआ जिले के पिटोल गांव में हुआ था, लेकिन उनके जन्म की तारीख और साल किसी को याद नहीं है। पद्मश्री तक का उनका सफर उतार चढ़ाव भरा रहा। जब वो बहुत छोटी थी, वो बताती हैं कि उनके पिता के पास बहुत कम जमीन थी। लोक कला मर्मज्ञ शंपा शाह, जो स्वयं एक स्थापित कलाकार हैं और जिन्होंने भूरीबाई के जीवन को बहुत निकट से देखा है। यानी जमीन से इतना नहीं होता था कि साल भर घर चल सके। इनका इलाका बिल्कुल दाहोद से लगा हुआ है, जो बहुत सूखा है, तो यहाँ पे मजदूरी का पैसा बहुत कम मिलता था। लेकिन अगर वो यहाँ से लकड़ी का बंडल दाहोद में बेचते थे तो उसके दाम ठीक मिलते थे। तो वो बताती है कि बहुत छोटी उम्र से वो और उनकी बहन लकड़ी का गट्ठर साबरमती एक्सप्रेस में चढ़ा के और फिर दाहोद जाया करती थी सुबह, और रोज़ शाम को उसी ट्रेन से लौटती थी और इस तरह से चलाती। मतलब काफ़ी कठिन जीवन था। बात उन दिनों की है जब भोपाल में भारत भवन का निर्माण कार्य चल रहा था। इसी बीच भूरीबाई के पिता के चचेरे भाई भोपाल जाकर मजदूरी करने लगे। उन्होंने जब बताया कि भोपाल में एक दिन की मजदूरी के 6 रुपए मिलते हैं, तो भूरीबाई अपनी बहन के साथ भोपाल आ गई। भारत भवन में मजदूरी करने लगी। भारतीय कला जगत के प्रख्यात चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन रूपंकर भारत भवन के निदेशक बन चुके थे। उनकी लोक कला में बेहद रुचि थी। वे गांव से आए मजदूरों से बतियाते हुए एक दिन भूरीबाई के निकट आ गए। भूरीबाई: बहुत सारी लेबर लगी थी, 100-150 लेबर लगी थी, और मुझे ये भी नहीं पता था कि स्वामी जी कौन है, क्या है। बोले आप कहाँ से हो, कौन समाज हो, और ऐसे करके वो बातें कर रहे हैं। तो पहली बार मैं आई हूँ तो मैं हिंदी नहीं समझती, तो मैं कह रही हूँ उनको हिंदी में नहीं समझती हूँ, वो उनको कैसे मैं समझाऊँ और वो कैसे समझ पाएगा। तो हम आपस में बात कर रहे हैं, और ये बड़े बड़े बाल वाला है, और ये एक बावा है, वो कहीं पकड़ ले जाएगा मीठा मीठा बोल के, अच्छा अच्छा बोल के। ऐसे हम लड़की लड़की में बात कर रहे हैं। पता ही नहीं है कि ये यहाँ के डायरेक्टर हैं और बहुत बड़े कलाकार हैं, वो तो बाद में ही पता चला। जे स्वामीनाथन जानते थे कि मध्य भारत के ग्रामीण अंचल की लोक कला
बहुत समृद्ध है। उन्होंने मजदूरों से जानना चाहा कि उनमें से कितने लोग अपने घर की दीवारों पर चित्र बना चुके हैं। मेरी बहन ने बोले आप तो अपने घर की दीवारों पे मिट्टी कलर लेके और बनाती रहती है। बोले शादी में, कभी त्यौहार में, शादी में हल्दी का चित्र में बना लेती थी। त्यौहार आता था तो मेरी माँ कहती थी, बोले त्यौहार आ रहा है और अपना घर त्यौहार की तरह लगना चाहिए, बोले अच्छे से लीपा पोती तो करते ही हैं त्यौहार पे, कि फिर भी मैं अपने हाथ के ही रंग लेके बैठ जाती थी। काला कलर, मिट्टी का वो तवा रहता है, उसको खुरूस के काला कलर बना लेती थी और पत्तियों का रंग बना लेती थी। सैम्बलर की पत्ती का ग्रीन कलर बना लिया, लाल मिट्टी, और ऐसे करके खड़ी गेरू ये लेके बैठ जाती थी। अपने घर की दीवारों को सुंदर से बना लेती थी, खूब अच्छे से। फिर मेरी बहन ने बोला आप बना के दिखाओ। शंपा शाह। भूरी बाई ने पूछा कि भाई पेंटिंग करने के पैसे कौन देगा? ये तो यहाँ हम मजदूरी करते हैं तो पैसे मिलते हैं। तो स्वामी जी ने कहा कि जो मजदूरी करते हैं उसके तो 6 रुपए दिन के बन रहे हैं, लेकिन हम इसके 10 रुपए देंगे जो भी चित्र बनाएगा। भूरी बाई। मैंने कहा मेरे को ज़्यादा नहीं चाहिए, मेरे को 6 रुपये चाहिए, मैं 10 रुपये नहीं लूँगी। तो बोले अच्छा ठीक है। तो बोले मैंने कहा मैं बनाने के लिए हाँ कर दिया, लेकिन मैं काय का चित्र बनाऊंगी? मुझे पता ही नहीं है कि रंग कलर ब्रूस मिलता है यहाँ पे, पता ही नहीं था मुझे। तो कहने लगे हम आपको रंग ला के दे रहे हैं, ब्रूस ला के दे रहे हैं। तो ब्रूस रंग ला के दे रहे हैं, लेकिन ख़राब हो जाएगा तो मैं कैसे सुधारूंगी? क्योंकि वो सीट ला के दे रहे हैं, एक कागज़ सीट ला के दे रहे हैं। मैंने कहा मैं अपने घर की दीवारों पे बनाती हूँ तो वो ख़राब हो जाती है दीवारें, तो उसको फिर से लिपा पोती कर लेती हूँ, और मैं कागज़ में कैसे मैं ठीक करूँगी? ख़राब हो जाएगा। नहीं नहीं, बोले कोई बात नहीं, आप ख़राब हो जाएगा, अच्छा बने कैसा भी बना, आप तो बना के दिखाओ। भूरी बाई जब चित्र बनाने के लिए राजी हो गईं, तो स्वामीनाथन ने उनसे भवन के अंदर कुर्सी पर बैठकर चित्र बनाने का आग्रह किया। मैंने कहा नहीं, मैं अंदर नहीं आऊँ, मेरे को तो डर लग रहा है, अंदर डर लगेगा, मैं नहीं बैठती, अंदर बैठ के नहीं बनाऊंगी मैंने मना कर दिया। मैंने कहा मेरा दम घुटेगा, मैं अंदर पहली बार निकल के आते जंगल में रहने वालों को लिए बंगला कठिन था, एकदम ऐसे लगता था, डर से लगता था। फिर भी मैंने कोशिश करी और उनको ये बोला मैं ये लेबर काम कर रही है, उनके सामने ही बैठ के बनाऊंगी, उनको देखते देखते तो मुझे डर नहीं लगेगी। शंपा शाह। तो भारत भवन से लगा हुआ एक मंदिर था, उसके चबूतरे पे बैठ के उन्होंने चित्र बनाए। मंदिर के चबूतरे पर बैठकर बनाए गए वो चित्र भूरी बाई को आज तक याद हैं। मुझे याद है कि जो खेत के लिए बैलगाड़ी लगती थी, शादी ब्याह के लिए सामान के लाने के लिए बैलगाड़ियाँ लगती थी। 5 दिन मैंने बना के दिए और 5 दिन के चित्र वो उन्होंने देखे, तो मैंने चारों तरफ बैठ के बनाया तो वो सीधा बनाया, और उनको खड़ा करके देख रहे हैं तो वो चारों तरफ से सीधा है, वो उल्टा ही बना है। अनपढ़ हूँ मैं, मुझे साइन नहीं आता है, और एक मजदूर से कलाकार बनाने वाले तो वो स्वामी जी हैं, लेकिन उनके रास्ते दिखाए हुए मैं रास्ते रास्ते चल रही हूँ। लोक कला संस्कृति मर्मज्ञ वसंत निर्गुणे का मानना है कि जे स्वामीनाथन भूरी बाई में छिपे कलाकार को संभवतः पहली ही नजर में पहचान चुके थे। उसका चलना, उसका लयकारिता के साथ तगारी उठाना, सिर पे रखना, बोझ ढो करके उस जगह पर ले जाना, ये सब लय, जो शारीरिक लय थी, उसकी जो देह गतियाँ थी, उसको देख करके स्वामीनाथन ने ये कल्पना की होगी कि इसमें कोई न कोई कला जरूर अदृश्य रूप से छिपी हुई है। मजदूरी के साथ साथ चित्र बनाने का सिलसिला आरंभ हो गया। अब उन्हें 10 चित्र बनाने के 1500 रुपए मिलने लगे थे। भूरी बाई को कभी बहुत अचरज होता कि आराम से बैठकर चित्र बनाने के बदले भला उन्हें कोई इतने रुपए कैसे दे सकता है। फिर वहाँ से जो उनका कहना चाहिए कि यात्रा शुरू हुई ये चित्र बनाने की, वो थमी नहीं। बहुत जल्द भूरी बाई के नाम को शिखर सम्मान के लिए प्रस्तावित किया गया, और जो उन्हें मिला। और उससे जुड़ा हुआ बड़ा दिलचस्प वाकया है कि उनके भूरी बाई के पड़ोस में एक गुल्लू मियाँ रहते थे। तो उन्होंने अखबार में देखा कि भूरी बाई का चित्र आया, तो उन्होंने उनके पति से कहा भूरी बाई के कि अरे देखो आपकी पत्नी की तस्वीर आई है और इन्हें सम्मान मिला है। इनके पति को कुछ समझ में नहीं आया,
और भूरीबाई ने कहा कि अपने घर में तो सारा सामान है, अब ये सरकार क्या क्या सामान और देना चाह रही है, हमें क्यों दे रही है। तो फिर गुल्लू मियाँ ने बताया कि ये सामान नहीं, सम्मान की बात हो रही है। तो वो जो शिखर सम्मान जो उन्हें मिला, उसके बाद फिर अहिल्या देवी पुरस्कार मिला, फिर वो एक लंबा सिलसिला है। धीरे धीरे भूरीबाई के चित्रों की ख्याति 7 समुंदर पार तक पहुंच गई। अमेरिका की एक कला कार्यशाला में उनके चित्रों को प्रदर्शित किया गया। जब भूरीबाई को बताया गया कि उन्हें हवाई जहाज से वहां जाना होगा, तो वे बुरी तरह डर गई थीं। हवाई जहाज ये तो उड़ के जाता है। मैंने कहा मैं कैसे उसमें बैठूंगी, कहीं पलट जाएगा, कहीं गिर जाएगा, मैं वापस आने वाली नहीं हूँ। मैंने पहली बार अमेरिका गई तो रो के चला घर से। पर जाने के बाद तो अच्छा ही रहा। मेरी कला की बहुत उन्होंने पहचान दी। और खूब दिन दिन भर मुझे खाने के लिए टाइम नहीं मिलता था, वो फोटो खिंचवाते रहते थे। पद्मश्री से विभूषित लोक संस्कृति मर्मज्ञ डॉक्टर कपिल तिवारी मानते हैं कि भूरीबाई पारंपरिक भील चित्रकार नहीं, बल्कि एक ऐसी कलाकार हैं जिन्होंने एक नई परंपरा को जन्म दिया है। देखिए, 2 तरह से लोग समझे जा सकते हैं इस परंपरा में, चित्र परंपरा में। एक वो जो भीलों का आनुष्ठानिक पारंपरिक चित्रांकन, पेमा फत्ते आदि चित्रकार जो हैं वो उस आनुष्ठानिक पारंपरिक चित्रकला से आने वाले कलाकार। भूरीबाई उस आनुष्ठानिकता, उस परंपरा से आने वाली भील चित्रकार नहीं है। दरअसल एक परंपरा का उससे आरंभ होता है, वो एक परंपरा की रचना नहीं है। एक परंपरा का जिससे आरंभ हो रहा है वो उसकी प्रस्थान है, बाद में बनेगी परंपरा। जनगढ़ से गौंड चित्रकला का एक प्रस्थान हुआ था। वो परंपरा का चित्रांकन नहीं कर रहा था, क्योंकि गौंड जनजाति में चित्रकला की परंपरा थी ही नहीं। तो जनगढ़ जो है वो एक प्रस्थान है गौंड चित्रकला का, भूरीबाई एक प्रस्थान है ऐसी चित्रकला का जो आनुष्ठानिकता और परंपरा के बाहर थी, लेकिन एक परंपरा उसके भीतर रक्त में बह रही है, उसकी स्मृति, भील जनजाति की सारी स्मृति, उसके आदिम मिथक, उनका प्रकृति बोध, उनके देवता, ये सब कुछ इस अर्थ में पारंपरिक है। रंगों के अर्थ में पारंपरिक नहीं है, वो आकारों के और रेखाओं के अर्थ में पारंपरिक नहीं है, वो अपना प्रस्थान स्वयं है। लेकिन उसके पास जो स्मृति कोश में संचित है भील जनजाति के जीवन की स्मृति, वो पारंपरिक, गहन रूप से पारंपरिक है। कई बार कुछ लोग उन्हें पिथौरा चित्रकार भी कह देते हैं, जबकि पिथौरा भीलों की अनुष्ठानिक चित्रकला है जिसमें स्त्रियों का चित्र बनाना वर्जित है। वसंत निर्गुणे। असल में हम देखें, यथार्थ में देखें तो भूरीबाई पिथौरा की कलाकार नहीं है, क्योंकि पिथौरा कलाकार जो होता है वो पारंपरिक होता है, जिसको लखींद्रा कहा जाता है, वो ही पेंटिंग करता है, जिसमें न केवल कथाएं बल्कि उनके मिथक भी रचे जाते हैं। जो पिथौरा के आकृतियां परंपरागत रूप से स्थिर थी, वो इसके जहन में रही। पिथौरा चित्रकला में प्रमुख रूप से घोड़ों का चित्रण होता है जो भीली मिथक से जुड़े हैं। एक काठिया घोड़ा होता है जो उड़ने वाला घोड़ा होता है और वो स्वर्ग तक जाता है और देवताओं को आमंत्रित करता है। अब ये एक मिथक की तरह है, उसमें कथा आती, काजल रानी की और पिथौरा की कथा चलती। ये कथा में वो देवताओं को जब पूजन होता है पिथौरा का, तो देवताओं को आमंत्रित करने के लिए एक काठिया घोड़ा ये काम करता है, वो स्वर्ग तक जाता है उड़ करके। तो इसके जहन में या न भूरीबाई के जहन में वो उड़ने वाले घोड़े भी आते हैं और वो उसको पेंट करती है। पिथौरा में घोड़े जो बनाए जाते हैं, आकृतियां तो वहाँ से ली उसने, लेकिन उसमें अपनी परिकल्पना के साथ, अपने पारिवारिकता के साथ और अपने जीवन के साथ उसको देखा और उसके आधार पर उन्होंने चित्र बनाना शुरू किया। इसलिए हमको बहुत आकर्षित भी करती है, वो चाक्षुष सुंदरता बढ़ा देती है। इसीलिए भीली चित्रकला की एक सौंदर्यता जो है, मैं सोचता हूँ कि ये पहली कलाकार होगी जिसने इस तरह का अनजाने में प्रयोग किया।
भूरीबाई के चित्रों में परंपरा के तत्वों के साथ साथ आधुनिकता और अति यथार्थवाद के दर्शन होते हैं। शंपा शाह। भूरीबाई के चित्र अगर आप देखेंगे ना, चाहे उनकी बनाई हुई बैलगाड़ी देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। बैलगाड़ी को अगर आप एक कोण से देखेंगे तो उसका दूसरा हिस्सा नहीं दिखेगा, जैसा कि हमें स्कूलों में सिखाया जाता है। लेकिन भूरीबाई के दोनों पहिए कभी कभी बिल्कुल फ्लैट दो फूलों की तरह भी दिखेंगे आपको। फिर वो जो बैलगाड़ी है एक फिसल पट्टी की तरह से भी दिखेगा, और फिर जब आप उसके साथ जुते हुए बैलों को देखेंगे तो वो बिल्कुल अलग तरह से दिखेंगे। यानी कि भूरीबाई एक तरफ से बैलगाड़ी को नहीं देख रही हैं, एक कोण से नहीं देख रही हैं, मल्टीपल कोण से, कई दिशाओं से उसे देख रही हैं, इसलिए उन्हें ऐसा दिख रहा है। भूरीबाई ने चित्रकला में कुछ अनूठे प्रयोग किए हैं। यही कारण है कि डॉक्टर कपिल तिवारी उनके चित्रों को एक नई परंपरा की शुरुआत कहते हैं। स्वतंत्र चित्रांकन और काया के अलग अलग हिस्सों पे ज्यामितिक आकारों में पारंपरिक गोदने और अन्य अभिप्रायों का अंकन करने वाली देश की पहली जनजाति चित्रकार। अकेला पैर बनाती हैं कभी वो घुटने तक, और उसका चित्रांकन केवल बांह, और उसका चित्रांकन कभी आपने देखा है ऐसा? आपने चित्रकला के इतिहास में ये तो सुना होगा कि फलाने आदमी ने लाइन को ब्रेक कर दिया, कलर की मोनोटोनी ब्रेक कर दी। कभी आपने सुना है कि फिगरेटिव आर्ट में किसी ने बॉडी को ब्रेक कर दिया? भूरीबाई के चित्रों में सबसे अधिक आने वाली आकृतियों में खेत प्रमुख हैं। हल से जुतने के बाद जो खेत में लकीरें पड़ती हैं उसको वो बड़ा लहरदार बनाती हैं, सर्पिलाकार बनाती हैं। जो खेत की मेड़ होती है वो भी बिल्कुल सर्पिलाकार चल रही है। मैं उस पर सोचती रही कि ये इतना सर्पिलाकार क्यों बनता है, और तो आप पाएंगे कभी कभी कि वो जो लहरदार उनकी लकीरें हैं जो हल के चलने से बनी हैं, उसको कभी कभी वो अंत में सचमुच सांप का मुंह भी बनाती हैं उस पे। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि वो जब बहुत छोटी थीं और अपनी माँ के साथ में खेत जा रही थीं तो एक बार मेड़ पर एक सांप गुजरा, तो उनकी माँ ने, न केवल उनकी माँ ने हाथ जोड़े बल्कि छोटी भूरी से कहा कि जल्दी से हाथ जोड़ो, ये हमारे पूर्वज जा रहे हैं। यानी कि भूरीबाई के मन में, बाल मन में ये बात बैठ गई कि जो सांप हैं वो हमारे पूर्वज हैं, और वो खेत से कहीं जुड़ा रह गया वो मामला कि खेत पे दिखा था, मेड़ पे दिखा था। तो वो जब वो खेत बनाती हैं, जब वो मेड़ बनाती हैं, तो वही उन्हें पूर्वजों से घिरे हुए होने की, पूर्वजों की व्याप्ति को एक तरह से वो क्रिएट कर रही हैं। जनजातीय जीवन के केंद्र में प्रकृति है और भूरीबाई को भी प्रकृति से बेहद लगाव है। वसंत निर्गुणे। प्रकृति ही उसका मुख्य विषय है। अगर हम देखें उसको और व्यापक रूप से देखें और गहराई से देखें तो प्रकृति से वो हट करके कतई नहीं। और ये एक दूसरे का तादात्म्य, बाहरी प्रकृति और भीतर की प्रकृति में एक तरह का तादात्म्य स्थापित करती है वो। इसीलिए वो भीतर के सारे रंग हैं, और हम कह सकते हैं, इसको बहुत ताकत के साथ कह सकते हैं कि वो बिल्कुल प्रकृति से ही सारी प्रेरणा लेती है। शंपा शाह। भूरीबाई के यहाँ जो आंबा मोर का चित्रांकन आकृति आपको मिलेगी या फिर अनाज के ढेर मिलेंगे, ये देखिए मैं इसको 2-3 तरह से लिंक करती हूँ। एक उनके गुदने से आया हो सकता है, क्योंकि गुदने के चित्र भूरीबाई को बहुत पसंद है। उनके पूरे शरीर पर गुदने हैं और उन्हें पसंद भी हैं, और उसमें आंबा मोर भी बनता है, उसमें अनाज के ढेरियाँ भी बनती हैं। दूसरा, उस इलाके का जो पारंपरिक लुगड़ा जो पहना जाता था, अब तो अधिकांश नहीं पहनते, पर जो प्रिंट चलता था उसमें भी आंबा मोर खास मोटिव था। और जो ओढ़नी ओढ़ी जाती थी वो जवारिया ओढ़नी कहलाती थी, जिसमें ज्वार के दानों से बने हुए मोटिव होते थे। तो वहाँ के टेक्सटाइल से, वहाँ की गुदने से, वहाँ के आभूषणों से, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये सब इंटरकनेक्टेड हैं। उससे पूछिए तो वो बताती है
कि ये क्यों बिंदु लगाती है और इतने रंग के बिंदु क्यों लगाती है। वो कहती है कि ये संसार ही तो बिंदु है, इसमें कितने रंग है, मैं तो बहुत कम लगाती हूँ और रंग छूट जाते हैं मुझसे। ये सृष्टि है, ये रंगों की सृष्टि है, इसलिए वो बिंदु से व्यक्त करना चाहती है उसको। ऐसे ही एक पानी की बावड़ी भी, छोटी सी बावड़ी भी बनाई जाती है कई चित्रों में। जब मैं बहुत बाद में इनके इलाके में गई और मैंने देखा कि कितना सूखा इलाका है और स्त्रियां कितनी दूर दूर से पानी लाती हैं, और फिर मैंने अनुपम मिश्र जी की किताबें पढ़ी, और अनुपम मिश्र जी की किताब आज भी खरे हैं तालाब, उसका जो कवर पेज है उस पर एक गुदने का डिज़ाइन है जो कि बावड़ी का है। तो वो सारी चीज़ों से मुझे समझ में आया कि ये एक तरह से वो पानी की स्मृति को जगाना है। भूरीबाई के चित्रों को यदि हम समग्रता में समझने का प्रयास करें तो उनके चित्रों में अतीत और वर्तमान एक साथ मिलता है, जो एक सपनीले भविष्य की रचना करता है। डॉक्टर कपिल तिवारी। उसके मानस में भील जनजाति की जो स्मृति है और उसका जो पुरालोक है, उसका आधार काम करता है चित्रांकन में। लेकिन उसके भीतर एक ऐसी स्त्री का मानस भी है जो आधुनिक है और जो नई तरह से जीवन देख रही है उस पुरा स्मृति के बाहर। उसके साथ 1000 वर्ष भी हैं और उसके साथ आज और अभी का ये क्षण भी है। वो दोनों का चित्रांकन सक्षमता से अपने चित्र में कर लेती है और ऐसा जरा दुर्लभ ही होता है। आज भूरीबाई जनजातीय समुदाय के कई चित्रकारों की सहायता कर रही हैं। उम्मीदें हैं कि मैं ऐसे ही अपनी कला को लेके आगे बढ़ती रहूं और नए नए कलाकारों की भी मेरे साथ लेके चलूं मैं जब हूं तब तक। मेरे अपने ही नहीं, समाज के और भी कलाकार हैं, देश में बहुत सारे कलाकार हैं, उनके बच्चों के लिए, उनके लिए, महिलाओं के लिए। महिलाओं से भी मैं यही कहना चाहूँ कि भाई अपना जो भी काम लेके चल रही है तो चलते ही रहो, एक ना एक दिन तो आएगा दिन कि वो मेहनत का फल तो मिलेगा जरूर। पूरे जनजातीय समाजों के लिए एक बड़ी गौरव की बात है कि एक महिला पद्मश्री तक पहुंचती है, ये बड़ी स्वाभिमान की बात है। और मैं तो ये सोचता हूँ कि पढ़े लिखे लोगों को भी इस स्वाभिमान में शामिल होना चाहिए, उसका स्वागत करना चाहिए। और हम जो जनजातीय कलाओं को, शिल्पों को और उनके जो सौंदर्य बोध को नहीं देख पाते थे अभी तक, भूरीबाई ने वो अवसर पैदा कर दिए कि हमारे कला के सौंदर्य बोध को गुणीजन भी देखें। जो लोग इसमें बारीकियों से समीक्षा करते हैं, आलोचना करते हैं, वे लोग भी इसको बारीकी से देखें कि ये कला किस तरह से जीवन को समृद्ध करती है। एक मजदूर के कलाकार बनने की इस यात्रा में एक स्त्री का संघर्ष है, रोजी रोटी की जद्दोजहद है और एक प्रवासी मजदूर का दर्द भी। लेकिन अंततः ये एक सुखद कथा है, एक ऐसी सच्ची कथा जिसमें कई लोगों को प्रेरित करने का सामर्थ्य है। स्मृतियों का सपनीला संसार। अभी आप सुन रहे थे पद्मश्री से विभूषित भूरीबाई के चित्र कर्म पर केंद्रित ये रूपक। वाचक स्वर पदम भंडारी, लेखक डॉक्टर महेश परिमल, और इस रूपक के प्रस्तुतकर्ता थे राकेश ढोंडियाल।